स्वागत है आपका। मैं हूं शिवचरण सिंह और आज की इस वीडियो वार्ता को मैं अंग्रेजी भाषा की एक विशेषता के साथ शुरू करना चाहूंगा। अन्य यूरोपीय भाषाओं की तुलना में अंग्रेजी भाषा की एक विशेषता यह है कि दूसरी किसी भी भाषा और देश के अन्य अन्य संदर्भों से निकलने वाले नए शब्दों को एडॉप्ट कर लेने में अंग्रेजी का कोई सानी नहीं, कोई हिचक नहीं इस भाषा में। इसे यही कारण है कि ये और अधिक समृद्ध होती जा रही है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को आप बहुत ही सहजता से इस वीडियो के थंबनेल को देख करके समझ लेंगे। मैंने इस थंबनेल में एक शब्द का प्रयोग किया है और लिखा है ममता बनर्जी, राहुल गांधी एंड अदर्स आर क्विसलिंग्स। क्विसलिंग्स क्या है? इनकी भूमिकाएं तय है देश में। ममता बनर्जी को इस राष्ट्र से, इस देश से कोई मतलब नहीं है। अगर एक शब्द हिंदी में उर्दू से कहा जाए तो वो गद्दार है तो अतिशयोक्ति तो कह रहे नहीं, देशद्रोही है तो अतिशयोक्ति तो है नहीं। राजद्रोही शब्द पे हम सोच सकते हैं, क्योंकि राज वो खुद चलाती है तो उस राज से, देश से तो द्रोह करती है, इसलिए राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। राहुल गांधी की भूमिका है कि वो तो राज भी नहीं चलाता है, इसलिए वो तो राजद्रोही भी है, देशद्रोही भी है, गद्दार तो है ही है ये लोग। लेकिन ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ये सारी बात, तो इन सारी बातों को अलग अलग ये मेन स्ट्रीम मीडिया से लेके सोशल मीडिया हर जगह क्यों कही जा रही है, लेकिन जिस शब्द से इन्हें सही रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए वो शब्द ना तो ट्रेटर है, ना तो गद्दार है, ना देशद्रोही है, ना राष्ट्रद्रोही है। कहने का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इन बातों को समझाना हो किसी को कि भाई तुम अगर देशद्रोही कह रहे हो, राष्ट्रद्रोही कह रहे हो, तो इसको हम कैसे समझेंगे? तो आसानी से समझाने के लिए जो अंग्रेजी का शब्द है उसे कहते हैं क्विसलिंग। क्विसलिंग शब्द दरअसल अंग्रेजी का मूल शब्द नहीं है, ये नॉर्वेजियन वर्ड है। और ये शब्द भी अंग्रेजी भाषा ने 1945 के बाद एडॉप्ट किया। नॉर्वे में जब वो नाजियों का वर्चस्व फैला हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो वहां पर एक विदकुन क्विसलिंग नाम का जो शासक था, वो बेसिकली वो जो है ना, वो पपेट गवर्नमेंट चला रहा था नाजियों की सहायता से। हालांकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार एंड हो गया, हिटलर ने अपने आप को ख़त्म कर लिया और सारे जो नाजी जुल्म थे वो सामने आने लगे, तो बाद में विदकुन क्विसलिंग को भी उसके देश में फांसी दे दी गई थी, उसी क्विसलिंग के नाम पे, जिसे कहा गया नाजी कोलैबोरेटर, यानी बाहर से आने वाले शत्रु को शरण दे करके और उन्हें बल दे करके उन्हीं की सत्ता को चलाना। ऐसे क्विसलिंग आपको इतिहास में सैकड़ों की संख्या में मिल जाएंगे। मुगल और मुसलमानों को यहाँ लाने में, अंग्रेजों को यहाँ लाने में ना जाने कितने क्विसलिंग से। और आज राहुल गांधी, ममता बनर्जी एंड अदर्स, मैं कह रहा हूँ, सिर्फ उनको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सबका नाम तो थंबनेल की छोटी जगह में रखा नहीं जा सकता, लेकिन ये लोग प्रोमिनेंट इसलिए है। और क्यों मैं कह रहा हूँ ये आपको बता दूं कि देखिए कि ये जो लोग हैं इनके बारे में सिर्फ हम ऐसा कह रहे हैं ऐसा नहीं है, इन्हें हमारे देश के दुश्मन अपना मानते हैं। अब इसका एक संदर्भ आपको देता हूं। क्यों? अगर एक नॉर्वे का जो व्यक्ति था क्विसलिंग, उसने नाजियों के साथ कोलैबोरेट किया, उनको बल दिया कि वे फिर आके उनके ऊपर शासन करने लगे। आज बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, बदले हुए संदर्भ में वो इंडिया को फिर से वो ऑक्युपाई वगैरह करके, अब तो मार्केट को ऑक्युपाई करना है, देश की पॉलिसीज को ऑक्युपाई करना है। तो ऐसे बहुत सारे काम के लिए जो भारत में उनके कोलैबोरेटर्स हैं, उन्हीं में से ममता एक है, राहुल दूसरे हैं, और बाकी वो समाजवादी का वो क्या नाम है, वो मुलायम यादव का लड़का जो है अखिलेश, वो है। साउथ में MK स्टालिन है, उसका लड़का उदयनिधि स्टालिन है, और उसके पूरे खानदान का इतिहास ही है क्विसलिंग्स वाला। यानी एक ढूंढो तो हजार मिलेंगे के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये सारे लोग हैं। लेकिन आज अचानक से मैं क्विसलिंग शब्द के साथ क्यों आपसे मुखातिब हो रहा हूं, इसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन दिनों बांग्लादेश में बहुत सारी गतिविधियां हो रही, हिंदुओं के खिलाफ जो गतिविधियां हो रही हैं सो तो हो रही हैं, अब वहां पर भारत विरोध में बहुत सारी गतिविधियां हो रही हैं। उनमें से एक रिसेंट मामला आया जब वहां से बांग्लादेश गार्ड्स जो है, वो आज ही की घटना है, वो आजकल की घटना है, यानी हो सकता है कल शाम की आज की होगी। वे लोग भारत के सीमा के भीतर आ करके, और एक जो मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा था, रिपेयरिंग का काम चल रहा था,
उसमें आकर के उन लोगों ने खलल किया कि तुम्हारे इस मंदिर के बन जाने से या खड़े होने से हम अपने मजहब का पालन ठीक से नहीं कर सकते। हालांकि बाद में हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया, लेकिन ये जो साहस था, कैसे इनको बल मिला, इनका क्विसलिंग कौन है भारत में? अगर इससे भी मामला नहीं जमता है तो मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूं। बांग्लादेश से इन दिनों अलग अलग किस्म के, जिसमें हिंदुओं के प्रति अत्याचार, नरसंहार, मंदिरों को जलाना, लोगों को मारना काटना, इस तरह के वीडियोज के अलावा एक और संदर्भ के वीडियो आ रहे हैं जिसमें बांग्लादेशी जो है वो अपने आप को एकदम एक मुस्लिम इस्लामी वॉरियर के रूप में प्रस्तुत करते हुए धमकी दे रहा है भारत को। वैसे ही एक वीडियो आपने शायद देखा होगा, नहीं तो आप जरा ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, मिल जाएगा। मैंने उस वीडियो को देखा जिसमें एक टोपी पहना हुआ जो बांग्लादेशी इस्लामिस्ट है वो कह रहा है, वो दरअसल बांग्ला में पूरा वीडियो, उसमें वो कह रहा है, आमी भारत के सावधान करी दीछी, मैं भारत को सावधान कर देता हूं कि भारत हमें हल्के में ना ले, हमारे मामले में इंटरफेयर करने के लिए सपने में भी ना सोचे। हम कोई सिक्किम और भूटान नहीं है कि तुम हमें निगल लोगे। और इतना ही मत समझो, हम 18 करोड़ मुसलमानों के देश हैं, हम पूरी ताकत से जवाब दे देंगे। और इसके बाद वो अपनी ताकत की जो फहरिस्त है वो बताता है। उसकी ताकत कौन है? वो 18 करोड़ मुसलमान नहीं है, वो अपनी ताकत की गिनती बड़े, एक तरह से कह लें कि सहज तरीके से कराता है। कहता है कि हम चीन को कह देंगे कि तुम्हारे चिकन नेक को काट करके तुम्हारे 7 सिस्टर्स को इंडिपेंडेंट कर दे। हम ममता बनर्जी से बात करेंगे, ममता बनर्जी हमारी आदमी, हमारे लोग हैं, हमारे लोग। वो पश्चिम बंगाल को भारत से मुक्त करके एक अलग देश बना लेगी। हम फिर उन राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव का नाम नहीं लेता है, फिर वो कहता है कि भारत के हर बड़े दल में हमारे लोग हैं, हर प्रांत में हमारे लोग हैं, जिन्हें हम कहेंगे तो वे भारत के टुकड़े टुकड़े करने में हमारी सहायता करेंगे। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कहेंगे कि वो कश्मीर को फ्री कर दे। इस प्रकार से वो लंबी चौड़ी जो है कह लेते हैं हाँकता है, चाहे एक तरह से कह ले कि दुस्साहस करके भारत को धमकी देता है। लेकिन मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। अब सवाल है कि मुझे शिकायत क्यों नहीं है, क्योंकि अब मैं आपसे एक अलग संदर्भ में बात करना चाहता हूं कि अगर किसी रोग के रोगी का पता करना हो, अगर क्विसलिंग एक रोग है तो इस रोग के कितने रोगी हैं इसका कैसे पता चलेगा? आप कहेंगे स्टडी से। हाँ, एकदम स्टडी से। भाई अगर हमको पता करना हो कि भारत में डायबिटीज के कितने मरीज हैं, कैंसर के कितने मरीज हैं, एड्स के कितने मरीज हैं, तो अलग अलग जो मेडिकल सोसाइटीज होती है, कैंसर सोसाइटी, एड्स सोसाइटी, डायबिटीज सोसाइटी, ट्यूबरक्यूलोसिस सोसाइटी, डिप्रेशन और एंजाइटी वाली सोसाइटीज़ भी आजकल हो गई हैं। सिजोफ्रेनिया के भी एक अलग अलग विंग्स और एक ग्रुप बने हुए हैं। तो वो अपने अपने स्तर पे ये जो विंग्स हैं वो सारे स्टडीज और डेटा को इकट्ठा करके समय समय पर एक डेटा ये भी जारी करते हैं कि इस रोग से पीड़ित लोगों की संख्या अन्य अन्य देशों में कितनी है और पूरी संख्या कितनी है। अगर ऐसे ही हमको ये पता करना हो कि भारत में क्विसलिंग्स की संख्या कितनी है, तो फिर एक और प्रश्न आएगा और वो प्रश्न होगा कि हु इज फीडिंग द ड्रैगन्स टिथ। अगर हु इज की जगह हम हु आर लगा दे तो बेहतर होगा, हु आर फीडिंग द ड्रैगन्स टिथ। दरअसल हु इज फीडिंग द ड्रैगन्स टिथ एक ऐसी छोटी पुस्तिका है जिसे मैंने आज से बहुत पहले कॉलेज के ज़माने में पढ़ा था, जो साउथ अफ्रीका के ऊपर लिखी गई थी और वहाँ की समस्याओं पर केंद्रित थी। लेकिन मेरा संदर्भ ना साउथ अफ्रीका है ना वो पुस्तिका है। उस पुस्तिका का हेडिंग मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा कि ये कौन से लोग हैं जो ड्रैगन्स यानी ये जो क्विसलिंग्स हैं, उनको उनकी दांतों में खून की सिंचाई कर रहे हैं, जिससे वो बल पा रहे हैं और फिर भारत के विरुद्ध में भारत में ही रह करके युद्धरत हैं। कौन से लोग हैं वो? तो इसको कैसे, भाई क्विसलिंग्स के लिए कोई सर्वे तो होता नहीं है कि घर घर जाके पूछा जाए कि भाई आपके घर में इस रोग से, किसी समाज में अलग अलग जगह घूम करके अलग अलग हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स में जा करके एक संदर्भ से हम मरीजों का एक लिस्ट लेते हैं कि इतने लोग इस रोग से पीड़ित हैं। लेकिन ऐसा ना तो कोई हॉस्पिटल है और ऐसी ना कोई व्यवस्था है कि हम घर घर में जाके लोगों से पूछे कि आपके यहाँ कोई गद्दार है क्या, आपके यहाँ कोई देशद्रोही है क्या, और कौन बताएगा भाई। लेकिन इसका एक तरीका है मित्रों, आइए मैं वो तरीका आपके साथ साझा करता हूं। 2024 का जो जनरल इलेक्शंस हुआ, उस जनरल इलेक्शंस में
97 करोड़ मतदाताओं में से 65% लोगों ने वोटिंग में हिस्सा लिया, यानी लगभग 63-64 करोड़ लोगों ने वोट दिया। उसमें कांग्रेस को 22% उसकी वोटिंग शेयर थी। तृणमूल कांग्रेस, जिसका नाम मैंने लिया है ममता बनर्जी वाले को, उसका 4 से 5% के बीच में। समाजवादी पार्टी को भी लगभग इसी बीच में। अब हम हर पार्टी की चर्चा नहीं चलिए, 3 को सैंपल के रूप में लेते हैं। कांग्रेस को 22% का मतलब हुआ कि लगभग 14 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट किया। तृणमूल और सपा जो 4 से 5% के बीच में रही थी, लगभग 3.5 करोड़ के आसपास लोगों ने वोट किया। अब इस अनुपात में आप अन्य पार्टियों के बारे में कल्पना कर सकते हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जेएमएम हो, डीएमके हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी हो, या उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना हो, तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग ये कांग्रेस की 14 करोड़, ये 3.5 मिला करके 22, और मैंने ले दे करके लगभग आप कल्पना एक सहज अनुमान में जाएंगे तो 64 करोड़ लोग जो मतदाता के रूप में हिस्सा लिए, उनमें से लगभग 30 करोड़ तो निसंदेह रूप से वैसे लोग होंगे, दोज हु आर फीडिंग द ड्रैगन्स टीथ। यही वो लोग हैं जो इन क्विसलिंग्स के दांतों में खून की सिंचाई कर रहे हैं। इनको हमें जानना होगा, इनको हमको पहचानना होगा, क्योंकि इन्हीं के बल पे आज बांग्लादेश में कोई कुछ कर पा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, ये कोई, इनमें से कोई नहीं बोल रहा है। और अगर इनके पार्टी के कुछ लोग बोल रहे हैं तो वो बोलने का जो कारण है वो बीजेपी को टारगेट करना है। ममता बनर्जी अभी वो जिसे कहते हैं ना कि वो मतलब शी हैज जस्ट हार्क बैक, लेकिन वो जानती है, उसके बारे में लेकर के बांग्लादेश में तमाम वीडियोस बन रहे हैं कि ममता बनर्जी हमारी है। जब मैं उस वीडियो में ममता बनर्जी का नाम लेकर के कहते सुना तो मुझे लगा कि रे, हम तो हवा में बातें करते थे कि ये ट्रेटर है, ये विदेशी शक्तियों से मिली हुई है। अब तो विदेशियों ने कहना शुरू कर दिया कि हाँ, ये हमारी आदमी है। कहने का मतलब है कि ये एक तरीका है। हो क्या रहा है, पहले क्या होता था? पहले अगर कोई देशद्रोही, कोई क्विसलिंग, कोई शत्रु होता था जो बाहर के शत्रुओं से मिल करके और भारत के विरुद्ध युद्ध में उनकी सहायता करता था, तो छुपा रहता था, भीतरघात में रहता था, जिसे कहते हैं कि दे यूज्ड टू प्राउल फॉर द अपॉर्चुन मोमेंट टू स्ट्राइक बैक विद द हेल्प ऑफ द एनिमीज अराइविंग एट देयर बेकन कॉल। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वे खुलेआम अपने आप को डिक्लेयर्ड कह रहे हैं कि नहीं, हम हैं, हम भारत में रहते हैं और हम भारत के विरुद्ध हैं, चूंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और हम अकेले नहीं हैं, हमारे तरह लोगों की संख्या जो है लाखों में नहीं करोड़ों में है, क्योंकि करोड़ों लोग हमें वोट देते हैं। तो इस प्रकार से जो वोटर्स टर्नआउट था 2024 का, वही अपने आप में एक सर्वे बन जाता है कि नंबर ऑफ क्विसलिंग्स कितने हैं। और ये जो नंबर ऑफ स्मॉलर क्विसलिंग्स हैं, यही वो लोग हैं जो ड्रैगन्स के टिथ को फीड दे रहे हैं, यानी दे आर फीडिंग द ड्रैगन्स टिथ। नहीं तो आज संसद में खड़े होकर के संभल में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के वो मुलायम यादव का लड़का जो है अखिलेश, वो तमाम तरह की संभल के लिए आंसू निकाल रहा है। राहुल गांधी, ये लोग जैसे किसी जासूसी मूवी में, जैसे किसी जगह से रोका जा रहा हो तो अन्य तरीके से पहुंचते हैं, तो कोई छुप के पहुंच रहा है, कोई रुक के पहुंच रहा है, कोई उड़ के पहुंचना चाह रहा है। जैसे संभल ना हुआ इनके लिए, ना जाने वो संभल नहीं गए तो संभल के लोग का क्या होगा पता नहीं, ये तो पहले मर जाएंगे सारे। लेकिन यहां प्रश्न है कि हम इन दैत्यों की तो बात करते हैं, इन क्विसलिंग्स की तो बात करते हैं, लेकिन हम उन लोगों की बात नहीं करते हैं जो इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में अपने ही देश में हैं, और वे छोटे छोटे मुद्दे पे, उनका दोष मैं इस रूप में नहीं दे सकता कि वे एकदम जानबूझ करके कि ये लोग देश के विरुद्ध जा रहे हैं उनके पक्ष में जाते होंगे, लेकिन इतना तो जानते हैं उनका अपना जो क्षुद्र स्वार्थ है वो सामने आता है। वे महंगाई, बेरोजगारी और विकास की कुछ ऐसे तिलस्मिक शब्दों को लेकर के जो ये ताना बाना बुनते हैं, तुम्हारा संविधान खतरे में है, संविधान क्या है तो पता ही नहीं, संविधान ही खतरे में पड़ जाता है। इन शब्दों से जो मिसगाइड होकर के बहल फिसल जाते हैं, उन लोगों के द्वारा ये लोग फीड किए जाते हैं। तो उनका दोष तो है ही, क्योंकि उनके सामने जो बड़ा मुद्दा है, उस मुद्दे को रखने में हमारे जैसे लोग, या भारतीय जनता पार्टी जो क्लेम करती है कि हम राष्ट्रीय हैं, हम जो है इस देश के, राष्ट्रीय का मतलब हम हिंदू हैं,
वे इस मामले में पूरी तरह से असफल हो जाते हैं अपनी बातों को पहुंचाने में। इतना बड़ा तंत्र है उनका, लेकिन अब उनके यहाँ भी है कि भाई अब कैसे इतना पैसा खर्च करके, उनके अंदर भी वो जमाखोरी आ चुकी है। बहुत सारे नेताओं के अंदर आ गया है कि ना भाई अब कमाओ खाओ, ना जाने कब तक मोदी रहेंगे, तो उसके बाद मौका मिले ना मिले जमा करके रखो कि हम आने वाले समय में बने रहें। ऐसी मानसिकता के भी लोग हैं बीजेपी में, मैं जानता हूँ, बखूबी जानता हूँ उनको। तो वे अपना पूरा, जिसे कहते हैं ना कि वो पूरी एनर्जी को झोंक करके और लोगों के बीच जा करके राष्ट्रीय मुद्दों को रख पाने में पूर्णतः असमर्थ हैं। और बीजेपी में अगर 4 5 6 भोकल लोगों को छोड़ दें जो मुखर होकर बातें करते हैं, तो बाकी लोगों के लिए ही अंग्रेजी भाषा एक और शब्द मुझे देता है, और वो है निनकॉम्पुप, महामूढ़ मूर्ख। कोई मतलब नहीं, एकदम एकदम निपट स्वार्थी लोग हैं। पैसा कमाना है, धन अर्जन करना है, अपने परिवार को बढ़ाना है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी भाषा और शब्दावली का प्रयोग करती है, तो बीच बीच में थोड़ा बहुत वो भी करना है, लेकिन उनके अंदर भी राष्ट्रीयता है, इस बात पे हमें थोड़ा संदेह रख के चलना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था क्विस्लिंग्स, तो इसको जो लोग समझते हैं, जो लोग जानते हैं, आज उन्हें इस बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात है और वहां के लोगों का जो दुस्साहस है, वो इसलिए नहीं है कि उनके अंदर सही में कोई कैपेबिलिटी है। वो अपने आप को इसलिए बलवान पा रहे हैं कि उन्हें लगता है चीन उनके साथ खड़ा है, उन्हें लगता है कि ममता बनर्जी उनके साथ खड़ी है, राहुल गांधी उनके साथ खड़ा है। कल को अगर भारत उन्हें आंखें दिखाएगा तो भारत के भीतर से ही भारत के विरुद्ध आंखें दिखाई जाने लगेंगी, और वो उनमें जो जो लोगों की फहरिस्त होगी वो कोई मामूली लोग नहीं होंगे, वो अच्छे खासे सत्ताधारी लोग होंगे जो कई राज्यों में मंत्री मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और वो कल को फिर से सत्ता में वापसी भी कर सकते हैं। जैसा वो वैसी कहता है कि हर समय मोदी और योगी तो रहेंगे नहीं, कभी तो ये जाएंगे, तो फिर जो सत्ता आएगी फिर हम उन लोगों को बताएंगे जो आज राष्ट्रीयता की रट लगाए हुए हैं। लेकिन चलिए ठीक है, वो समय जब आएगा तो उस समय तक और भी संघर्ष के रास्ते होंगे। कल जब मोदी नहीं थे तब भी जब हिंदुत्व की लड़ाई होती थी, तो मैं स्वयं इस बात का एक तरह से कह लें कि उस संघर्ष में रहा हूँ कि कितना मुश्किल होता था, लेकिन जितना मुश्किल होता था उतना ही संघर्ष तगड़ा भी होता था। तो ये चलेगा, जो भी हो। आज मैं बांग्लादेश के लोगों का जो बल है, एक बाहरी होकर के, जैसे मान लेते हैं कि बांग्लादेश या अन्य जो भारत के विरुद्ध में शत्रु देश खड़े हैं, उन्हें अगर हम हिटलर मान लें, तो उस हिटलर के साथ कोलैबोरेट करने वाले जो लोग हैं, यानी जो क्विस्लिंग्स हैं, वो ममता बनर्जी राहुल गांधी की तरह है। ये लोग खुलेआम एकदम निर्लज तरीके से बातें कर रहे हैं, क्योंकि इनको एक चीज पता है कि हमारे वोटर्स हमको छोड़ के जाने वाले नहीं है। आवर वोटर्स आर नॉट गोइंग टू डेजर्ट अस। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका कौन निभा रहा है? डेमोग्राफिकली डोमिनेंट ग्रुप कॉल्ड इस्लामिक फॉलोअर्स मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों के प्रति आंख बंद करके लोग आश्वस्त हैं कि ये कुछ भी हो हमको वोट देंगे। उसी प्रकार से कुछ और जातियां भी हैं जो इनको वोट देती हैं। ऐसे में ये जो जागरूकता है कि कल को जब बांग्लादेश वाले हालात यहाँ होंगे, तो फिर हमें इस बात के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि या तो फिर हम उन्हीं की तरह निरीह बन करके अब बने हैं ना। जब भारत एक था तब भी तो उसी समय तो नोआखली हुआ था, उसी समय तो कैलकाटा किलिंग हुआ था 1946 वाला, उसी समय तो पार्टीशन हुआ था। हम क्या कर पाए थे उस समय? क्योंकि जहां जहां मुस्लिम डोमिनेंस में रहेगा वहां वहां पे वो, अरे वो तो छोड़ दीजिए, अभी जब इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट इंडिया में, उसी संभल में 1978-79 में, और उसके बाद कई और राउंड्स पे जहां जहां भी, वहाँ के संदर्भ को इसलिए भी करना पड़ रहा है कि वहाँ पर वो अभी संघर्ष एक मुकाम पर पहुंचा हुआ है। क्या था भाई? वहाँ पर भी ऐसा ही जीनोसाइड किया गया था, नरसंहार किया गया था हिंदुओं का। 24 लोगों को एक साथ जला दिया गया, और उसके बाद मैंने सैकड़ों लोग तो मारे गए थे। क्या क्या हुआ, कितने लोगों का पलायन हो गया। जहाँ कभी हिंदू 30% की संख्या में रहा करते थे, वहाँ आज 10% से भी कम है। और अगर आज वहाँ पर योगी गवर्नमेंट के आने के बाद से एक जागरण का काल नहीं आया होता, तो संभल लगभग हिंदू शून्य होने के कगार पर भी पहुंच जाता, क्योंकि लोग भाग जाते। भागना ही था, करते क्या भाई? जहाँ मुस्लिम बहुल होगा उनकी गतिविधियाँ इतनी अमानवीय होती हैं कि वहाँ पर अगर आप कम संख्या में हैं तो आसानी से रह नहीं सकते हैं, और रहेंगे तो फिर आपको या तो दोयम दर्जे में रहना पड़ेगा, या उस भय में जीना पड़ेगा कि कल को कभी भी ये हम पे हमला करके या तो ख़त्म कर देंगे या फिर इस्लाम कबूल करवा लेंगे। तो वो परिस्थितियां जब
भारत के अंदर ही जीवित हैं, तो कल को जब ऐसी चीज़ें और बढ़ेंगी और बढ़ेंगी, और जब वो इतने डोमिनेंट हो जाएंगे कि सत्ता में उनके हुक्मरान आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा। इसलिए क्विस्लिंग्स को जानना जरूरी है, और क्विस्लिंग्स को जानने से अधिक जरूरी है कि कौन है जो इन ड्रैगन्स को, इन क्विस्लिंग्स को एक तरह से कहें कि खून का एक तरह से न्यूट्रिशन दे रहा है, खून पिला रहा है। तो वही लोग हैं, जाहिर है, जो इनको वोट देते हैं, क्योंकि इन्हीं के बल पे, इसी सेफोलॉजिकल डेटा का बल लेकर के ये लोग कूदते हैं, और इसी के बल पे इन्हें अमेरिका का जो वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जिसे डीप स्टेट कहा जाता है, या विदेशी जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप जिसे डीप स्टेट कहा जाता है, वो इनकी सहायता के लिए खड़ा रहता है, और इनको फंड करा करके इनके माध्यम से तमाम आंदोलन फांदोलन करवाता रहता है। किसानों को पैसा देता है, मुसलमानों को पैसा देता है, और फिर कोई बांग्लादेश, कोई पाकिस्तान, कोई श्रीलंका वाली घटना, कोई नेपाल वाली घटना, कोई और अन्य अन्य देश वाली घटना को भारत में करने के लिए लगातार डिस्टर्ब किए रहता है। ऐसे में जानकारी और जागरूकता तो बचाव है ही है, लेकिन इसको हमें जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो इस जागरूकता केवल सुन करके स्थिर हो जाने तक अगर सीमित है, तब तो ठीक है, हम सभी जागरूक हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन जागरूकता का मतलब है कि जागरूकता मस्ट ट्रांसलेट इनटू सम और द अदर काइंड ऑफ एक्शन। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।